बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज ओरल कैविटी। ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज डाइजेशन एंड oral cavity। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, अगर आपको इसका जवाब याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस वक्त याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस सेशंस में इसका जवाब तलाश कर लें। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ओरल कैविटी, और जिसको मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, and this process is known as ingestion। जी स्टूडेंट्स, ingestion क्या है? Intake of food। ऑलराइट, अगर हम अपनी बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे through the oral cavity or buccal cavity। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें, ये जो हमने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लिख लिया है डाइजेशन के अमल का, दिस इज नोन एज इंजेशन। ओके, इनटेक कर लेना, किसी भी जरिए से खुराक हासिल की जाए और उसके बाद उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल कर दिया जाए, तो इस अमल को हम कहते हैं दिस इज इंजेशन। और हमारे पास जैसे ही आप फूड पार्टिकल्स को किसी भी सूरत में जैसे ही मुंह में दाखिल कर लेंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज इंजेशन। द फूड हैज बीन इंजेस्टेड। ऑलराइट, अब जब खुराक दाखिल हो जाए मुंह के अंदर तो जो ओपन स्पेस हमें नजर आ रही है दिस इज द बक्कल कैविटी। ओके, और इस बक्कल कैविटी के बहुत सारे काम हैं। कौन कौन से काम हैं? सबसे पहले नंबर पे हम इनकी लिस्ट बना लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। जी स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, पहले नंबर पे इनको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज शामिल की जाएगी दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। द सेकेंड वन इज ग्राइंडिंग और mastication। All right, and the third one is lubrication and digestion। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, सबसे पहला स्टेप यहां पे हमने मेंशन किया है दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड, कि खुराक को सिलेक्ट कैसे किया जाए। अब यहां पे एक बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है कि हमारी खुराक में बाज़ औक़ात पसंदीदा और गैर पसंदीदा किस्म की चीजें शामिल होती हैं। यानी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, एट द सेम टाइम हो सकता है कुछ चीजें उनमें से आपके किसी दोस्त को या बहन भाई को खाने में पसंद ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ओरल कैविटी आपको सिलेक्ट करवा रही है कि कौन सी चीज खाई जाएगी और किस वक्त पे आपको ये पसंद आ सकती है। ओके, तो यहां पे हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, कैविटी किसी भी ओपन स्पेस को, खाली जगह को हम कहते हैं। ऑलराइट, द कैविटी bounded by teeth, tongue and cheeks। ऑलराइट, अब यहां पे एक समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अगर आप अपना मुंह बंद करें और नोट करें कि आपकी जुबान और आपके मुंह की छत के दरमियान कितनी सी जगह खाली बची है, उस जगह का नाम असल में ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहलाता है। ओके, और इसी के साथ मैं यहां पे एक और वर्ड का इजाफा कर रहा हूं एंड दैट इज पैलेट। ऑलराइट, अब पैलेट क्या चीज है जिसको हम उर्दू में तालू कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज नोन एज पैलेट। इसका अगला हिस्सा जो डोम शेप नजर आ रहा है दैट इज बोनी पैलेट, और इसका पिछला हिस्सा जो निस्बतन नरम होता है दैट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट।
ओके, सो ये है वो कैविटी जिसको हम ओरल कैविटी कह सकते हैं, उसकी ये सब की सब बाउंड्रीज हमने मेंशन कर दी हैं। देन अगर हम ये देखना चाहें कि बकल कैविटी या ओरल कैविटी खुराक की सिलेक्शन में कौन कौन सी सेंसेस को इस्तेमाल कर रही है, तो ये भी याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, sense of touch and the sense of sight। जी स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ खुराक की सिलेक्शन में ये सब की सब सेंसेस हमारे लिए मददगार साबित हो रही हैं। अब देखें, हमारा ये ख्याल होता है कि हम किसी भी खुराक को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जायके की बुनियाद पे कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी पे या बाइक पे ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं और पास से अचानक आपको बारबेक्यू की स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो फौरी तौर पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने रिफ्लेक्सेस को स्टार्ट कर देता है और आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि सेंस ऑफ स्मेल जो है ये खुराक की सिलेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। और फिर अगर आप ये देखें कि आपके सामने आपका कोई पसंदीदा फूड ला के रख दिया जाए तो फौरी तौर पे उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई खुराक देखने के लिहाज से अपेरेंटली इतनी कोई अच्छी नहीं नजर आ रही, टेस्ट का बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ देखने में अच्छी नहीं नजर आ रही, तो समटाइम्स इसी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इसकी आउटलुक अच्छी नहीं है तो मे बी इसका टेस्ट भी अच्छा ना हो। फिर उसके बाद बाकी चीजें आती हैं कि इसमें आपने देख भी लिया, आपने इसको स्मेल भी कर लिया, फिर उसका जायका जो जुबान है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। ओके, और वो टेस्ट बर्ड्स किस तरह से काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए। tongue, in case of selection of food, it helps to detect the taste। और कौन कौन से मुख्तलिफ जायके हैं जो आप अपनी जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स की वजह से फील कर सकते हैं। The first one is sweet, then it could be salty, then it is sour, then it is bitter and savory। Alright students, ये मुख्तलिफ जायके आपकी जुबान आपको फील करवा सकती है। ओके, अब फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि खुराक को रिजेक्ट किन बुनियादों पे किया जा रहा है। हो सकता है उसकी स्मेल बेहतर ना हो सकता है वो देखने में इतनी कोई अट्रैक्टिव ना लग रही हो, और समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि आप कोई अपनी पसंद की चीज भी खा रहे हैं और उसमें कोई कंकर या कोई रेत का जरा या डस्ट पार्टिकल आ गया है, तो उस बुनियाद पे भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के दरमियान ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप खुराक को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। Then is the next step of digestion in oral cavity, and it is grinding and or mastication। Alright students, अब ये दोनों अल्फाज आपके लिए जाने पहचाने होने चाहिए। पहले नंबर पे हमने लिखा है ग्राइंडिंग। ओके, किसी चीज को चबाना और तोड़ के छोटे ज़रात में कन्वर्ट कर देना। फिर उसके साथ ही हमने मैस्टिकेशन लिख दिया है, जो काम हम दांतों की मदद से कर रहे हैं कि खुराक को बड़े ज़रात से छोटे ज़रात में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन को समझने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे जबड़े के अंदर कितनी इकसाम के दांत मौजूद हैं। ओके, तो उसके लिए एक बात मैं पहले बता चुका हूं, आपको यहां पे रिपीट कर रहा हूं। ह्यूमंस हैव हेटेरोडोंट कंडीशन। ओके, हेटेरोडोंट कंडीशन क्या होती है कि वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द सेम जॉ, इंसिजर्स, canines, premolars
एंड मोलर्स। ओके, 4 इकसाम के दांत हैं हमारे जबड़े के अंदर और ये चारों मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसिजर्स, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग, कुतर के खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Then we have canines, they are used in tearing, चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। Then we have premolars, crushing, all right, or at the end we have molars for chewing and the actual grinding process. All right students, अब grinding और mastication के लिए ये चारों दांत अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अब इसमें जो पहले नंबर पे इंसिजर्स हमने मेंशन किए हैं, ये आमतौर पे सब्जियां वगैरह और गाजर और मूली और इस तरह की चीजें इनको कुतरने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाकी दांतों के अपने अपने स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ग्राइंडिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय मोलर्स। ओके, अब जो मोलर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मैं यहां पे इस स्टेटमेंट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए लिख भी देता हूं। Grinding is mainly accomplished by molars. Alright students, molars खुराक के बड़े ज़रात को छोटे छोटे बहुत सारे ज़रात में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस कन्वर्जन का मकसद क्या है, तो याद रखिएगा दो फवायद हैं इसके। पहले नंबर पे तो ये कि खुराक बड़े ज़रात से छोटे ज़रात में कन्वर्ट हो जाए ताकि उसको आराम से एसोफेगस के थ्रू निगला जा सके, उसको निगल लिया जाए। फिर उसके बाद दूसरा फायदा इसका क्या है कि जो एंजाइम्स अपना एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस खुराक के ऊपर, उनको ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो ताकि वो उतने एफिशिएंटली अपना काम कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दो बेनिफिट्स यहां पे हो सकते हैं जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पे मेंशन कर रहा हूं। Grinding increase the surface area for enzyme attack. All right, and the second point is the food can be easily swallowed and passed through esophagus. All right students, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। What are the benefits of grinding of food in the oral cavity? तो ये दो पॉइंट्स आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। All right, this is about the grinding and mastication. फिर इसमें हम एक और पॉइंट का इजाफा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या कि ये जो ग्राइंडिंग का काम है, what type of digestion it is. All right, तो इसके लिए एक टर्म मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको नोट कर लें और याद रखिएगा। This is mechanical digestion. जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन? अब देखें, पहले नंबर पे तो इसको याद रख लें कि द डाइजेशन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एंड द सेकंड वन इज केमिकल। ओके, मैकेनिकल डाइजेशन से क्या मुराद है कि फिजिकली खुराक को तोड़ देना बड़े ज़रात से छोटे ज़रात के अंदर। इसमें द फर्स्ट प्लेस इज ओरल कैविटी एंड द सेकंड प्लेस इज स्टमक। ऑलराइट, तो हमारे मुंह के अंदर और हमारे मैदे के अंदर स्टूडेंट्स ये दो वो जगह हैं जहां पे मैकेनिकल डाइजेशन पॉसिबल है। ओके, फिजिकल breakdown of food into smaller pieces. Okay,
oral cavity and stomach are two sites where mechanical digestion is done. Alright? अब स्टूडेंट्स देखें, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए दो जगह हैं. द फर्स्ट वन इज ओरल कैविटी एंड द सेकंड वन इज स्टमक. तो यहां पे फिजिकल ब्रेकडाउन की जाती है. सेकंड टाइप क्या है? दैट इज केमिकल डाइजेशन. और केमिकल डाइजेशन क्या है? इसके लिए हम ओरल कैविटी का थर्ड फंक्शन यहां पे मेंशन करने जा रहे हैं, एंड दैट इज lubrication and digestion. जी स्टूडेंट्स, यहां पे पहले नंबर पे तो मैं मेंशन कर देता हूं कि लुब्रिकेशन और डाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए. ओके, द फर्स्ट वन इज mucus and water. All right. The second one is sodium bicarbonate and some other salts. All right. And the third one is carbohydrate digesting enzyme. और इस एंजाइम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, दिस इज नोन एज salivary amylase. amylase भी आप याद रख सकते हैं, और generally known as ptyalin. Alright. अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये एंजाइम, इसका जनरल नेम क्या है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक और पार्ट से भी रिलीज होता है, और उसका नाम भी एमाइलेज है, लेकिन वो पेंक्रियाज से रिलीज होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा. जो स्लाइवरी एमाइलेज जो स्लाइवा में से रिलीज होके पहुंच रहा है, दैट इज ptyalin. ओके, ये इसका कॉमन नेम याद रखिएगा. अब स्टूडेंट्स, ये तो मेन फैक्टर्स हमने मेंशन कर दिए हैं कि लुब्रिकेशन और डाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं. अब यहां पे सबसे पहले नंबर पे हम बात ही करते हैं एमाइलेज की, कि ये केमिकल डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है. द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस इज नोन एज केमिकल डाइजेशन. अब इसके लिए ये करेगा क्या? तो याद रखिएगा कि एमाइलेज और ptyalin कर क्या रहा है? इट ब्रेक्स स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, टू माल्टोज. ऑलराइट. और आप अपनी आसानी के लिए याद रखिएगा, डाइसैकेराइड्स. ऑलराइट. जी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि जब स्लाइवरी एमिलेज अपना एक्शन परफॉर्म करेगा तो पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ के उसे क्या बना देगा? डाइसैकेराइड्स. ओके, दैट इज नॉर्मली माल्टोज. अब स्टूडेंट्स, ये वाली चीज तो हमारे पास आ गई केमिकल डाइजेशन की. उसके बाद बाकी दो फैक्टर्स भी हमने यहां पे मेंशन किए हुए हैं. द फर्स्ट वन वाज वाटर एंड म्यूकस. अब यहां पे याद रखिएगा कि म्यूकस असल में है क्या चीज? एक प्रोटीन है म्यूसिन, जो रिलीज होती है, वाटर के साथ कंबाइन करती है तो ये एक स्लाइमी सा लिक्विड बन जाता है, और इस स्लाइमी लिक्विड की कोटिंग बना दी जाती है इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओके, अब इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इस म्यूकस या वाटर के आ जाने से क्या होगा कि ये लुब्रिकेट कर दी जाएगी ताकि फूड पार्टिकल्स किसी जगह पे स्टक ना हो, फंस ना जाएं, आहिस्ता 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 स्लिप होते हुए हर पार्ट को अबूर करते चले जाएं और उनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अमल को मुकम्मल किया जा सके. तो ओरल कैविटी में भी इनकी प्रोडक्शन की मेनली यही वजह है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, जो दूसरी चीज हमने यहां पे मेंशन की है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स. अब ये जो सॉल्ट्स रिलीज हो रहे हैं
ये स्लाइटली एंटीसेप्टिक होते हैं और एंटीसेप्टिक रोल प्ले करेंगे तो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो मेन फंक्शन है इनका, दैट इज टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ सलाइवा। अब यहां पे याद रखिएगा कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और मैं मेंशन करने जा रहा हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर बुक pH of fresh saliva is nearly 8। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, it quickly releases carbon dioxide and becomes acidic, so the pH is 6। Alright students, अब इसका क्या मतलब है कि जब saliva रिलीज किया जा रहा है तो उसको रिलीज करते वक्त जो pH थी that was 8, slightly alkaline, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते ही एसिडिक मीडियम जनरेट हो गया प्रोटॉन्स रिलीज होने के साथ, तो फिर क्या हुआ कि इट बिकेम एसिडिक। ऑलराइट, तो ये है पीएच चेंज और आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी एंड दैट आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए इनके नाम याद रखिएगा, इनकी पोजीशन याद रखिएगा और फिर उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। Lubrication and digestion, ये वाला जो प्रोसेस है, it is completely dependent on the presence of salivary glands and their physiology, कि ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। So the first one are parotid glands, the second one are submandibular or submaxillary glands, and the third one, they are sublingual glands। जी स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं। सब मैक्सिलरी आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली नोन एज सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ओके, ये याद रखिएगा, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी में कोई फर्क नहीं है। नाउ दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये तीन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और इनकी पोजीशन भी याद रखिएगा। पैराटिड ग्लैंड्स के हवाले से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि these are the biggest salivary glands in the oral cavity। ओके, अब यहां पे एक बड़ी अहम बात कि ये बेसिकली ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं है लेकिन एसोसिएटेड ग्लैंड्स जरूर हैं। जो पैराटिड ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, कानों के सामने वाले हिस्से में मौजूद हैं और साइज के एतबार से इन तीनों में सबसे बड़े हैं। ओके, देन द सेकंड वन सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी। ओके, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर रीजन, इसको भी याद रखिएगा कि ये जबड़े का जॉइंट वाला एरिया या यहां पे ये जो एंड है हमारे जॉ का, इसके बैक साइड पे या निचली साइड पे मौजूद होते हैं, इस वजह से इनका नाम है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द थर्ड वन सबलिंगुअल। ओके, ये लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से निकले हैं और अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि दे आर प्रेजेंट बिलो द टंग, जुबान के निचले हिस्से में मौजूद हैं। अब यहां पे एक मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद अपनी रियल लाइफ में इसको लेके चलते हैं। किस तरह से, क्या देखें स्टूडेंट्स, एक मुहावरा बोला जाता है मुंह में पानी आ जाना। अब ये जो मुंह में पानी आ जाने वाली बात है, ये सिर्फ मुहावरतन नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। किस तरह से प्रूव्ड है कि अब देखें, हम 1 मिनट की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आप सब अपनी आंखें बंद करें और कोई भी अपनी पसंदीदा खुराक सोचना शुरू कर दें। ओके, मैं अगर आपको कुछ आइडियाज देना स्टार्ट करूं तो मैं आप लोगों को गेस दे रहा हूं सिर्फ, और आप अपनी आंखें बंद करके सोचते चले जाएं कि आज शाम को आपके घर पे एक दावत है और वहां पे बिरयानी और मटन बारबेक्यू और ग्रिल्ड फिश या फ्राइड फिश और फ्राइड चिकन
और डिफरेंट टाइप्स के सैलड्स वगैरह मौजूद हैं। अब ये सब चीजें आप इमेजिन करते चले जाएं तो दिस स्टिमुलस इज इनफ टू स्टिमुलेट योर सलाइवरी ग्लैंड्स। साथ ही सलाइवरी ग्लैंड्स में से इनकी सिक्रीशंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। और वो सिक्रीशंस क्या है? अभी हमने देखा है वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स, एंड द थर्ड वन इज सलाइवरी एमिलेज। अब याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, द फूड दैट इज डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी आर ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस पूरे लेसन को अगर आप समराइज कर लें तो इसमें याद रखिएगा द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ फूड, और उसमें आपकी डिफरेंट सेंसेस यूज हो रही हैं। द सेकंड वन इज ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के दांत इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेशली मोलर्स। और फिर उसके बाद द थर्ड वन इज द लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन पार्ट, जिसमें म्यूकस खुराक को स्लाइमी बना रही है ताकि वो आराम से पास करती चली जाए। सॉल्ट्स जो हैं वो पीएच स्टेबलाइज कर रहे हैं आपके ओरल कैविटी के दरमियान वाले तमाम हिस्से में। और फिर उसके बाद एंड पे एमिलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता चला जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स एक और अहम नुक्ता जिसकी तरफ मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और वो क्या है कि नॉर्मली हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे लोग सलाइवा सेलिब्रेट करते हैं और स्पिटिंग की फॉर्म में अपने इर्द गिर्द थूक फेंकते रहते हैं। अब ये वाली चीज एथिकली या अगर हम इखलाकन भी देखें तो इतनी कोई अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे बैरूनी ममालिक में अब सरेआम थूकने पे पाबंदी लगाई गई है और इवन के कुछ ममालिक में इस पे जुर्माना भी आयद किया जाता है। लेकिन अब हम अगर दूसरी तरफ देखें तो ये चीजें हमारी भलाई के लिए असल में की जा रही हैं कि बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स जो हम स्पिटिंग जो थूक फेंक रहे हैं, अब इस थूक फेंकने के साथ हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई पहले से मरीज मौजूद हो जिसको खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस या कोई और इस तरह से बीमारी हो कि जो उसकी स्पिटिंग के जरिए दूसरों तक चली जाए। ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा वबाई मर्ज हो कि जो सिर्फ स्नीजिंग, जिसमें आमतौर पे ये जरूर रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी नेजल ओपनिंग्स को और मुंह को कवर कर लें हाथ के साथ या मास्क के साथ, उससे भी जरासीम फैल जाते हैं। तो जब स्पिटिंग की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जरासीम इर्द गिर्द जरूर फैलेंगे। फिर इसके साथ ही साथ जहां पे म्यूकस का एक ये फायदा है कि वो आपके अंदर जाने वाले बैक्टीरिया और मुख्तलिफ इकसाम के जर्म्स को रोक लेती है। जब वो स्पिटिंग की जाएगी, थूक फेंकी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो जरासीम आप दूसरों तक फैला रहे हैं। ऑलराइट, तो इसलिए जरूर इस चीज का ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी मखसूस जगह हो जहां पे थूक फेंका जाए और बाद में उसको वहां से वॉश कर दिया जाए, ताकि अगर उसके अंदर किसी किस्म के जर्म्स वगैरह स्पेशली वायरसेस वगैरह मौजूद हैं तो उनको दूसरों तक रसाई ना हो सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस चीज का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी बेहतर सोचें। सो यहाँ पे आज के इस सेशन को हम खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।